हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल डिटेल में पढ़ेंगे। वो किस तरीके से कार्य करता है और किस तरीके से इसमें करंट इंड्यूस्ड होता है, ये हम पूरा प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द एक्सपेरिमेंट स्टडीड अबाउ जनरेट इंड्यूस्ड करंट विच इज़ यूजुअली वेरी स्मॉल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना के आधार पर जो हमने पिछले टॉपिक में एक्सपेरिमेंट किए थे, वो एक करंट इंड्यूस्ड करते हैं, लेकिन वो करंट स्मॉल होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वह प्रोसेस होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके किसी कंडक्टर में करंट को इंड्यूस किया जाता है। This principle is also employed to produce large current for use in homes and industry. तो मैग्नेटिक इंडक्शन का एक प्रोसेस लार्ज करंट प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे कि होम्स और इंडस्ट्रीज यूज के लिए लार्ज करंट प्रोड्यूस किया जा सके। In an electric generator, mechanical energy is used to rotate a conductor in a magnetic field to produce electricity. इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को रोटेट किया जाता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कंडक्टर रोटेट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर एज शोन इन फिगर 13.19 कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसका आप डायग्राम ये देख सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक जनरेटर में एक रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कॉइल होती है ABCD, जिसको परमानेंट मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में रखा जाता है। ये आप यहाँ पर डायग्राम डिटेल में देख सकते हैं। दो पोल्स हैं परमानेंट मैग्नेट के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इनके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी जाती है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, और जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ये रोटेट करती है इन पोल्स के बीच में। The two ends of this coil are connected to the two rings R1 and R2। और रेक्टेंगुलर कोयल के जो दो एंड्स हैं उनको दो रिंग से अटैच कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, R1 रिंग और R2 रिंग। ये रेक्टेंगुलर कोयल है, इसका ये वाला एंड इस R1 रिंग से हमने जोड़ दिया, और इसका ये दूसरा वाला एंड है, इसको R2 रिंग से हमने जोड़ दिया। द इनर साइड ऑफ दीज रिंग्स आर मेड इंसुलेटेड। और जो ये रिंग्स हैं इनके जो अंदर वाला पार्ट है, मान लीजिए ये रिंग कुछ इस तरीके से होगी, तो इनका जो ये अंदर वाला पार्ट है इसको इंसुलेटेड बनाया जाता है, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, जबकि ऊपर का जो पार्ट होता है रिंग्स का वो कंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है। द टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेज B1 and B2 are kept pressed separately on the rings R1 and R2 respectively। और जो ये रिंग्स है हमारे पास R1 रिंग और R2 रिंग, इनके ऊपर दो ब्रश लगाए जाते हैं, एक B1 ब्रश और ये वाला B2 ब्रश, और ये ब्रश कंडक्टिंग होते हैं। द टू रिंग्स R1 एंड R2 आर इंटरनली अटैच टू एन एक्सल। उसके बाद जो ये दो रिंग्स होती हैं हमारी R1 रिंग और ये R2 रिंग, इनको एक एक्सल से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये एक्सल रोटेट करता है। जब ये एक्सल हम रोटेट करेंगे तो इसके साथ साथ जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ये भी रोटेट करेगी। तो R1 और R2 रिंग को इस एक्सल से कनेक्ट कर दिया गया रोटेट कराने के लिए। द एक्सल मे बी मैकेनिकली रोटेटेड फ्रॉम आउटसाइड टू रोटेट द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। और जो ये हमारा एक्सल होता है ऐसे जनरेटर में जो ये एक्सल है इसको मैकेनिकली बाहर से रोटेट कराया जा सकता है। जब हम एक्सल को रोटेट करा देंगे तो इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल भी रोटेट करेगी, क्योंकि ये कॉइल एक्सल से जुड़ी हुई है। एक्सल रोटेट करेगा तो कॉइल भी रोटेट करेगी। आउटर एंड्स ऑफ द टू ब्रशेज आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर टू शो द फ्लो ऑफ करंट इन द गिवन एक्सटर्नल सर्किट। और जो ये दो ब्रशेज हैं B1 ब्रश और B2 ब्रश, इनके आउटर एंड्स को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है, जिससे कि सर्किट में फ्लो ऑफ करंट अगर हो, यानी करंट फ्लो करे, तो वो हमें पता लग जाए। ये B1 ब्रश और B2 ब्रश इसको इस गैल्वेनोमीटर से यहां से जोड़ दिया गया, जिसका मतलब अगर सर्किट में करंट फ्लो होगा तो इस गैल्वेनोमीटर से हमें पता लग जाएगा। तो ये इसका हमने अभी कंस्ट्रक्शन देखा। इसमें क्या किया गया,
एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली गई, उसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल परमानेंट मैग्नेट के इनके बीच में रख दिया गया। फिर इस हमने ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल ली है इसको R1 रिंग और दूसरे एंड को R2 रिंग से जोड़ दिया। R1 रिंग और R2 रिंग पर हमने दो ब्रश लगा दिए, B1 ब्रश और B2 कंडक्टिंग, दोनों कंडक्टिंग ब्रश हैं। फिर इन दोनों रिंग को हमने एक एक्सल से जोड़ दिया और जो ये ब्रश हैं इनको इनके आसपास B1 और B2 के दोनों तरफ हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, कनेक्ट कर दिया गया। अब ये वर्क किस तरीके से करता है इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ में वो दिया गया है, ये मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो हमारा ये एक्सल है इसको मैकेनिकली रोटेट किया जाता है, यानी ये हमारा एक्सल है इसको इस तरीके से घुमाया जाएगा। जब हम एक्सल को घुमाएंगे तो हमारी जो ये ए बी रेक्टेंगुलर कोइल का जो ए बी आर्म है ये ऊपर आएगा, क्योंकि हम इसको आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, इस तरीके से इसको क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं। तो जब हम एक्सल को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा जो ये ए बी पार्ट है ये ऊपर आ जाएगा और जो ये सी डी आर्म है ये नीचे चला जाएगा। मान लीजिए अभी इस तरीके से है, ये ए बी है और ये सी डी आर्म है। एक्सल को मैंने रोटेट किया तो एक्सल से आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर कॉइल जुड़ी हुई है। जब मैं एक्सल को इस तरीके से रोटेट करूंगा तो जो ये ए बी आर्म है ये ऊपर की तरफ आएगा और जो ये सी डी आर्म है ये नीचे की तरफ रोटेट करेगा। तो इस तरीके से इनमें इस तरीके से रोटेशन चलता रहेगा। तो अभी हम हाफ रोटेशन की बात कर रहे हैं, यानी आधा रोटेशन। एक्सल को रोटेट किया तो जो ए बी रिंग है ये ऊपर की तरफ जाएगी और जो ये सी डी रिंग है, सी डी कोइल है, सी डी पार्ट ये नीचे की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, आप क्या देख सकते हैं, जो ए बी आर्म है कोइल का वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जबकि कोइल का जो सी डी पार्ट है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। मूवमेंट का हमें पता लग गया। अब अगर हमें मूवमेंट का पता लग गया तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाकर हम इसमें करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कोइल मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट कर रही है तो इसमें करंट भी इंड्यूस होगा। अब देखिए जो ए बी कोइल है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हुई, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको पता है वो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होता है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो हमें ए बी जो पार्ट है उसमें करंट की डायरेक्शन निकालनी है, तो इसके लिए आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हम निकाल रहे हैं। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में मिडिल फिंगर, फोर फिंगर, थंब, इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस तरीके से स्ट्रेच करना है। उसके बाद जो ये हमारी फोर फिंगर है इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे, थंब को मूवमेंट की डायरेक्शन में। उसके बाद ये वाली फिंगर, मिडिल फिंगर जिस डायरेक्शन में होगी वो डायरेक्शन हमारी इंड्यूस्ड करंट की होगी। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर डायरेक्शन में, तो हमने फिंगर को, इस मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर को इधर कर लिया। इस पे जो फोर्स लग रही है ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो मोशन इसका ऊपर हो रहा है तो थंब को ऊपर रखेंगे। अब देखिए इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर लिया। ये इधर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, थंब हमारा ऊपर है। उसके बाद ये वाली फिंगर, मिडिल फिंगर जिस डायरेक्शन में होगी वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन की डायरेक्शन, हमारी ये डायरेक्शन इधर वाली डायरेक्शन में आ रही है, ये वाली फिंगर, तो ये हो गई हमारी करंट की डायरेक्शन। तो करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इधर डायरेक्शन में। तो हमें पता लग गया जो हमारी ये आर्म ए बी है इसमें करंट इधर के ऊपर की डायरेक्शन को फ्लो कर रहा है, यानी ये हमारी आर्म ए बी थी, इसमें करंट इधर की डायरेक्शन को फ्लो करेगा। पता लग गया। अब बात करते हैं सीडी की। जो ये सीडी है, आर्म है, ये नीचे की तरफ फ्लो कर रही है, यानी ये अंगूठा नीचे रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर रखेंगे, ये जिस डायरेक्शन में आएगी वो करंट की डायरेक्शन होगी। अब देखिए इसे हम किस तरीके से अरेंज करेंगे। ये देखिए आप, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इधर, और जो ये आप अंगूठा देख सकते हैं ये मैंने नीचे रखा हुआ है। तो इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे। ये हमारा अंगूठा, क्योंकि मूवमेंट नीचे की तरफ हो रहा है तो ये मोशन की तरफ, नीचे की तरफ अंगूठा, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो ये वाली उंगली, मिडिल फिंगर कौन से डायरेक्शन में आ रही है, ये आ रही है इस डायरेक्शन में, तो ये होगी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। तो हमें पता लग गया कि जो आर्म सीडी है उसमें नीचे की तरफ अभी करंट फ्लो हो रहा है, इसमें इधर की तरफ करंट फ्लो होगा।
अभी हमने हाफ रोटेशन का पता लगा, यानी ये हाफ रोटेट करी और ये भी हाफ रोटेट करी, तो इसमें करंट अभी इधर फ्लो हो रहा है और इसमें करंट इधर की तरफ फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें हाफ रोटेशन के बाद ये वाली जो आर्म सीढ़ी है ये तो ऊपर आएगी और जो ये ए बी है ये नीचे चली जाएगी। एक बार फिर से देखिए, अभी इस तरीके से है, यहां पर अभी इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगी है, ऊपर गया, इसका रोटेशन अभी ऊपर की तरफ हो रहा है और इसका रोटेशन नीचे की तरफ हो रहा है। अभी ये क्लॉकवाइज रोटेट करनी है तो इनके रोटेशन की डायरेक्शन अभी बदल जाएगी। जो ये आर्म सीढ़ी है ये हाफ रोटेशन के बाद ये ऊपर की तरफ आएगी, ये वाली ए बी नीचे की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब हाफ रोटेशन के बाद इस पर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है और ये नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही है। अब देखिए हमारी ए बी है, तो ए बी पहले तो ऊपर कर रही थी, अब ए बी नीचे जा रही है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं अब मूवमेंट ए बी में नीचे की तरफ हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो ये नीचे की तरफ। तो इसमें जो ए बी में पहले करंट इधर फ्लो हो रहा था वो हाफ रोटेशन के बाद नीचे की तरफ फ्लो होने लगेगा। ऐसे ही सीढ़ी में पहले करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा था क्योंकि ये पहले नीचे जा रही थी, अब ये नीचे से ऊपर आ रही है, तो वही आप लगाते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मूवमेंट अब ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर तो करंट इधर, तो इसमें करंट इसमें भी चेंज हो गया। तो आपने देखा हाफ रोटेशन के बाद ए बी और सी डी में करंट की डायरेक्शन अब चेंज हो गई, इसमें इधर की तरफ फ्लो करने लगा और इसमें इधर की तरफ फ्लो करने लगा। फिर से वही होगा, अब ये ऊपर आ गई थी, अब ये फिर से ये नीचे जाएगी और जो ए बी है वो ऊपर आएगी। इस तरीके से इसमें रोटेशन चलता रहेगा, वो पहले हाफ रोटेशन में करंट इसमें चेंज होता रहेगा। तो इस तरीके से ये जो जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये काम करता है। हाफ रोटेशन के बाद जो ये कॉइल है इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता रहता है। तो आप देख सकते हैं हाफ रोटेशन में तो करंट इधर जा रहा था, फिर हाफ रोटेशन के बाद करंट इधर हो गया, फिर हाफ रोटेशन होगा करंट की डायरेक्शन फिर ये होगी, फिर हाफ रोटेशन होगा करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो इसमें देख सकते हैं इसमें हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ऐसा करंट जिसमें पीरियडिक इंटरवल के बाद, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, ऐसा करंट कहलाता है हमारा एसी करंट। तो इसमें आप देख सकते हैं ये वाला जनरेटर हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो ये जनरेटर कहलाएगा एसी जनरेटर। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, ये ए बी है, ये सी डी है। तो जैसे ही हमने एक्सल को रोटेट किया, ये ऊपर जाएगी, ये नीचे जाएगी। जब ये ऊपर जाएगी इसमें करंट इधर फ्लो होगा, इसमें नीचे होगा। अब देखिए अब ये ऊपर आएगी, ये नीचे जाएगी हाफ रोटेशन के बाद। तो जैसे ही ये नीचे गई इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अब इसमें करंट नीचे होगा, इसमें इधर की तरफ फ्लो करेगा। तो इस तरीके से हाफ रोटेशन के बाद इनका करंट चेंज होता रहता है और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता रहता है। तो ये हमारा कहलाता है एसी जनरेटर। इसमें यहां पर भी दिया गया है, दस आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द पोलरिटी ऑफ द करंट इन द रेस्पेक्टिव आर्म चेंजेस। तो आप देख सकते हैं हाफ रोटेशन के बाद जो आर्म्स हैं उनमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। हाफ रोटेशन में पहले इधर थी, फिर हाफ रोटेशन हुआ इधर हो गई। तो हाफ रोटेशन के बाद जो कोयल है उनकी आर्म्स में करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। करंट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग करंट, जिसको एसी करंट लिखा जाता है। तो ऐसा करंट जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले वो कहलाएगा अल्टरनेटिंग करंट, जिसको एसी करंट कहा जाता है। दिस डिवाइस इज कॉल्ड एसी जनरेटर। तो ये वाली डिवाइस एसी करंट प्रोड्यूस कर रही है, तो इसे हम कहते हैं एसी जनरेटर। क्योंकि हाफ रोटेशन में करंट इधर सर्किट में, फिर हाफ रोटेशन होगा, सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, हाफ रोटेशन होगा, फिर चेंज होगी, फिर अगला हाफ रोटेशन, उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये कहलाएगा एसी करंट जनरेटर, यानी एसी जनरेटर जो अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है। तो इससे हमें अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन भी मिल गई। अल्टरनेटिंग करंट वह करंट होता है जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। Get a direct current DC which does not change its direction with time, a split ring type commutator must be used. अगर हमें डायरेक्ट करंट चाहिए, यानी ऐसा जनरेटर जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता हो, तो डायरेक्ट करंट वह करंट होता है जिसकी डायरेक्शन पर्टिकुलर टाइम के बाद चेंज नहीं होती, यानी वो एक डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। तो हमें जनरेटर से डायरेक्ट करंट अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए एक स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर
हमें चाहिए होगा। अब ये डायरेक्ट करंट जनरेटर किस तरीके से वर्क करता है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। उसका पूरा डिटेल में वर्क आपको मिल जाएगा, वो किस तरीके से काम करता है। विद दिस अरेंजमेंट वन ब्रश इज एट ऑल टाइम्स इन कॉन्टैक्ट विद द आर्म मूविंग अप इन द फील्ड व्हाइल द अदर इज इन कॉन्टैक्ट विद द आर्म मूविंग डाउन। तो डीसी जनरेटर में क्या होता है, हम इस तरीके का अरेंजमेंट करते हैं कि जो हमारा ब्रश है वो हमेशा जो आर्म ऊपर की तरफ मूव कर रही है उसकी कांटेक्ट में होता है, और दूसरा ब्रश जो आर्म नीचे की तरफ मूव कर रही है उसके कांटेक्ट में होता है। वी हैव सीन द वर्किंग ऑफ ए स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इन द केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। हमने इलेक्ट्रिक मोटर के केस में स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का वर्क देखा था। आपको पता है जो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर होता है वो करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। दस ए यूनिडायरेक्शनल करंट इज प्रोड्यूस्ड। तो डीसी जनरेटर से हमें यूनिडायरेक्शनल करंट मिल जाएगा। द जनरेटर इज दस कॉल्ड ए डीसी जनरेटर। तो ये जनरेटर डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको कहते हैं डीसी जनरेटर। तो डायरेक्ट करंट कैसे वर्क कर रहा है, ये डिटेल में वर्किंग अगर आपको प्रोसेस आपको देखना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड alternating current is that the direct current always flows in one direction whereas the alternating current reverses its directional periodically। तो अब डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस है, यानी डीसी करंट और एसी करंट में क्या डिफरेंस है। जो डायरेक्ट करंट होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। जो डायरेक्ट करंट होगा वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जबकि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो पीरियडिकली यानी कुछ समय के बाद, पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। यानी वो मान लीजिए 2 सेकंड के लिए इधर करेगा फ्लो, अगले 2 सेकंड के लिए ये वाली डायरेक्शन होगी, फिर अगले 2 सेकंड के लिए ये वाली डायरेक्शन, फिर ये वाली डायरेक्शन। यानी वो टाइम कुछ भी हो सकता है, ये हमने सपोज किया था। मोस्ट पावर स्टेशन कंस्ट्रक्टेड दीज डेज प्रोड्यूसेस एसी करंट। ज़्यादातर पावर स्टेशन जो बनाए जाते हैं वो आजकल अल्टरनेटिंग करंट ही प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया द एसी चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड। इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट है वो अपनी डायरेक्शन हर 1/100 सेकेंड में चेंज करता है। या 1/100 सेकेंड यानी 0.01 सेकेंड। 0.01 सेकेंड में उसकी डायरेक्शन ये होगी, अगली 0.01 सेकेंड में उसकी डायरेक्शन ये होगी, फिर 0.01 सेकेंड के बाद ये होगी, फिर ये। यानी हर एक 0.01 सेकेंड में वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट। दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज। और इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, ये आपको याद रखना है। An important advantage of AC over DC is that electric power can be transmitted over long distances without much loss of energy। और अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्ट करंट पर एक एडवांटेजेस भी है। जो अल्टरनेटिंग करंट है उनको लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसमिट किया जा सकता है बिना ज़्यादा एनर्जी के लॉस के। मान लीजिए अगर डायरेक्ट करंट को आपको डिस्टेंसेस में ट्रांसमिट करना है तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होती है, और डायरेक्ट करंट को ज़्यादातर डिस्टेंसेस में ट्रांसमिट किया भी नहीं जा सकता। जबकि जो अल्टरनेटिंग करंट है उनमें लॉन्ग डिस्टेंसेस को ट्रांसमिट किया जाता है और उनमें एनर्जी का लॉस भी ज़्यादा नहीं होता। अल्टरनेटिंग करंट एनर्जी एफिशिएंट होते हैं।